नमस्कार, स्वागत है आपका इल्विन क्लासेस में। हम जो कक्षा लेकर इस समय प्रारंभ किए हैं वो कक्षाएं राजनीति विज्ञान ऑप्शनल की हो रही है। राजनीति विज्ञान ऑप्शनल विषय जो कि उत्तर प्रदेश पीजीटी में लेक्चररशिप के लिए जो प्रवक्ता के लिए पाठ्यक्रम है उसको ध्यानगत रखते हुए, यूजीसी नेट में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जिसका है उसको भी ध्यानगत रखते हुए, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में जो विषय चयनित किए जाते हैं उसमें से हमारा राजनीति विज्ञान विषय है, उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये जो कक्षाएं हैं वो सामान्य अध्ययन के रूप में अपनी विस्तृत समझ को बढ़ाने के लिए भी उपयोगी होगी। पाठ्यक्रम को ऐसा बनाया गया है कि ये यूजीसी नेट, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आपका यूपी पीजीटी, लेक्चररशिप, जीआईसी प्रवक्ता आदि के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। हम अपनी पिछली 2 कक्षाओं में स्वतंत्रता के बारे में पढ़े हैं। स्वतंत्रता के विचार क्या है, हमारे संविधान के अनुसार स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता किसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी, मध्य युग में स्वतंत्रता का क्या प्रचलन था, उसके बाद 15वीं 16वीं शताब्दी में स्वतंत्रता का क्या स्वरूप था, उसके बाद बात किए हम लोग 17वीं शताब्दी में क्या था, उसके बाद वर्तमान में स्वतंत्रता का क्या आशय है, उसके बाद स्वतंत्रता से संबंधित जितने राजनीतिक विद्वान हैं, राजनीतिक चिंतक हैं, उनके जो महत्वपूर्ण विचार थे उनको भी लिया गया। उसके बाद प्रमुख रचनाएं, अमर्त्य सेन की कौन सी रचना है, नेल्सन मंडेला की कौन सी है, आंग सान सू की कौन सी रचना है आदि को हम लोग लेके उसको विस्तृत रूप में 2 अंकों में समाप्त किए। आज हमारा नया विषय है समानता, इक्वालिटी की बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि समानता क्या है, समानता किसे कहते हैं, समानता से आशय क्या है, प्राकृतिक समानता क्या है। उसके बाद हम इसी में समानता के प्रकार को समझने के लिए आधारीय समानता और वितरणीय समानता की बात करेंगे। उसके बाद प्राकृतिक समानता क्या होती है, राजनीतिक समानता क्या होती है। उसके बाद समानता से आशय विषय को विस्तृत करते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि समानता के आयाम को पढ़ेंगे। उसमें औपचारिक या निरपेक्ष समानता में कौन कौन सी समानता होती है, उसके समर्थक कौन से होते हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अवसर की समानता। उसके बाद परिणामों या परिस्थितियों की समानता। इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। कृपया हमारी वीडियोस को अंत तक देखें। आप हमसे @इल्विन क्लासेस नाम से यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, ट्विटर से जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है इसी नाम से @इल्विन क्लासेस। आप जुड़कर आपके साथ हम मैक्सिमम समय तक उस पर जुड़े रहेंगे। आपकी जो शंकाएं होंगी या समाधान मतलब प्रश्न होंगे उनको तुरंत समाधानित करने का प्रयास किया जाएगा। आप अपने मैसेज हमारे इन सोशल प्लेटफॉर्मों के, डिजिटल प्लेटफॉर्मों के थ्रू हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपको यथाशीघ्र यथासंभव जवाब रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे और देंगे। आइए आज हमारे विषय समानता से क्या आशय है। हमारे संविधान की उद्देशिका में समानता शब्द वर्णित है। समानता से आशय ये है कि व्यक्ति जो जन्मा है मानव रूप में, तो सभी व्यक्ति एक जैसे, एक रूप, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें ये है, तो ये सब लोग एक समान हैं। उसके बाद समानता की बात की जाती है योग्यता के अनुसार समानता, पद के अनुसार समानता। उसके बाद संवैधानिक पद पर जो लोग हैं उनके साथ जो लोग, जैसे जो विधायक हैं वो विधायक के समान उनकी समानता है। आम नागरिक हैं, आम नागरिकों जैसे समानता है। हमारे यहाँ समानता का आशय एक रूपता से नहीं है। समानता और एक रूपता में अंतर होता है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी के अनुसार हमारी समानता क्या है। गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति समान इसलिए है क्योंकि वे एक जैसे हैं या एक जैसे जन्म लिए हैं। अब समानता के मत में विभिन्न लोगों के अपने विभिन्न मत है। कई लोग कहते हैं कि अगर हमें समान संरक्षण मिले विधि के सामने तो हम समान हैं। कई लोग कहते हैं अगर वोट देने का अधिकार मिले तो हम समान हैं। जैसे कि 1919 के पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, तो वो राजनीतिक समानता पुरुषों के बराबर महिलाओं को नहीं थी। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसमें महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। तो 1919 के बाद से
जब राजनीतिक समानता की बात होगी तो महिलाओं को और पुरुषों को एक समान राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई। राजनीतिक स्वतंत्रता में कौन सी समानता? मत देने की स्वतंत्रता अर्थात समानता। ठीक है, वो स्वतंत्र है मत देने के लिए, अर्थात वो पुरुषों के समान हो गई। किसमें? मत देने में। अब समानता के मूल सिद्धांत क्या है? समानता के मूल सिद्धांत में विशेषाधिकारों का उन्मूलन होगा। मतलब सभी व्यक्ति न्याय के सामने, न्यायालय के सामने, विधि के सामने समान हैं। ठीक है। उसके बाद सबको समान अवसरों की उपलब्धि। जैसे एक योग्यता का धारण, जो व्यक्ति एक योग्यता, समान योग्यता धारित करता है उस पद के लिए, तो उसे भी वो अवसर पाने का समान अधिकार है। अर्थात किसी विशेषाधिकार को की उन्मुक्ति कर दी गई है, किसी विशेषाधिकार का इसमें पक्ष नहीं दिया जाता है। उसके बाद समान के साथ समान तथा असमान के साथ असमान व्यवहार। समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार को हम समझेंगे। जैसे देखिए, ये समानता है, दो ये मार्कर हैं, दोनों समान हैं, दोनों ब्लैक ब्लैक हैं, तो ये समान है, तो इसलिए इनमें समान के साथ एकरूपता है। वही अगर ये पेन हो गई तो तीनों अगर लिखने के उद्देश्य से देखा जाए तो तीनों एक समान है। लेकिन अगर व्हाइट बोर्ड पर लिखने की बात की जाए तो ये समान नहीं है। तो ये कह रहा है कि जो चीज़ें समान हैं उनके साथ समानता का व्यवहार होगा, लेकिन अगर ये पेन है तो और व्हाइट बोर्ड के साथ इसके रिस्पेक्ट में लिखने की बात होगी तो ये समान नहीं है। तो इसलिए जो समानता के साथ समानता का व्यवहार होगा और असमान के साथ असमान का व्यवहार होगा। जैसे अगर हमारे देश में अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं तो उनके समान, उनके समकक्ष हमारे भारत के राष्ट्रपति होंगे। नेपाल के राष्ट्रपति आएंगे तो भारत के राष्ट्रपति होंगे। अगर असम के मुख्यमंत्री आएंगे तो उनसे समान व्यवहार में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलेंगे, तो वो समान हो गए। और असमान की बात ऐसे होगी कि जैसे अगर कहीं का राजा आया तो वहाँ का मंत्री या महामंत्री या वहाँ का जो राजा के द्वारा नियुक्त है वो जाकर तो वो असमानता का व्यवहार होगा। ठीक है। तो हमारे संविधान में यह कहा गया है, या समानता का ये जो मूल सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। ठीक है। अगर इसको ऐसे भी समझेंगे कि जानवर जैसे गाय भैंस, ठीक है, तो जानवर के रूप में देखा जाए तो सब समान है, लेकिन अगर गाय को गाय के साथ रखिए, भैंस को भैंस के साथ रखिए तो वो दोनों अपने समान समान में हैं। और अगर गाय और भैंस को साथ रखिए तो वो दोनों असमान है, तो उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं होगा। अर्थात कहने का आशय ये है कि अगर समान योग्यता हो, समान रूप हो, समान कार्य हो तो एक समान है, तो एक समानता का व्यवहार होगा। और अगर इनमें असमानता हो तो असमानता का व्यवहार होगा, अर्थात असमान के साथ असमान। देखिए कैसे, जैसे आकृति, आकृति में ये ठीक है। तो अगर आकृति की बात की जाए तो ये सब क्या है? समान है, आकृति है, सब समान है। लेकिन अगर समानता के मूल सिद्धांत को देखें तो देखिए ये एक समान है, आपका ये और ये एक समान है, तो इनके साथ समान के साथ समान का व्यवहार होगा। ये और ये एक समान है, लेकिन अगर हम ये और ये बात करें तो ये क्या हुई? असमान हो गए। तो समान और असमान ये समानता के मूल सिद्धांत के विरोधी है। तो हम समझे कि जैसे एक समान जो व्यक्ति रहेंगे उनको समान को समान रूप में दिया जाएगा। उसके बाद एक रूपीय समविभाजन, जैसे एक रूपीय समविभाजन होगा एक तरीके का, जैसे एक रूपीय एक रूप में समविभाजन हो गया। कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण। व्यक्ति विभेद नहीं होगा, व्यक्ति विभेद नहीं होगा, व्यक्तियों में विभेद नहीं होगा कानून के सामने। अर्थात एक अपराध के लिए भिन्न भिन्न व्यक्तियों में
भिन्न भिन्न सजाएं नहीं दी जाएगी। एक अपराध के लिए जो हमारे संविधान में, हमारी आईपीसी की जो धाराएं हैं वो एक ही लगेगी। हत्या के जुर्म में हत्या वाला अपराध प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये होगा। कारावास की जो सजा होगी प्रत्येक व्यक्ति के लिए होगी। यही कानून के समक्ष समानता है और कानून का समान संरक्षण है। अब समानता के प्रकार को आइए देखते हैं। समानता के प्रकार में आधारीय और वितरणीय समानता की बात करेंगे। आधारीय समानता मतलब सभी व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुसार एक जैसे होते हैं, समान होते हैं तथा सबका एक समान नैतिक महत्व होता है। व्यक्ति है तो व्यक्ति का एक समान नैतिक महत्व होगा और अपनी क्षमताओं में एक समान होते हैं। ठीक है, जैसे इसको उदाहरण स्वरूप देंगे कि लोग मौलिक रूप में समान हैं। वांछनीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लोगों को अवसरों की समानता है। उसके बाद वितरणीय समानता मतलब सामाजिक परिस्थितियों हेतु वांछनीय शर्तों की उपलब्धि से है। जैसे हमने अभी बात किया कि एक व्यक्ति एक मत, ये हमारी जो राजनीतिक संकल्पना है, राजनीतिक समानता है, इसको सर्वप्रथम बेंथम ने प्रस्तुत किया था। तो वितरणीय समानता में सामाजिक परिस्थितियों हेतु वांछनीय शर्तों की उपलब्धि से है, जैसे एक व्यक्ति एक मत। ठीक है, उसके बाद समानता के आयाम। समानता के आयाम में हम इसको समझने के लिए मुख्यतः 3 प्रकार से इसका डिवीज़न किया गया है। एक औपचारिक या निरपेक्ष समानता, दूसरा परिणामों या परिस्थितियों की समानता और अवसर की समानता। औपचारिक या निरपेक्ष समानता की बात करेंगे। इसके समर्थक हॉब्स, लॉक, बेंथम और मिल आदि हैं। उसमें नैतिक समानता, वैधानिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, लैंगिक समानता, आर्थिक समानता है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे प्रकार की जो समानता के आयाम है उसमें अवसर की समानता है। उसके बाद परिणामों या परिस्थितियों की समानता है। नैतिक समानता मतलब सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, समानता का व्यवहार होना चाहिए। जैसे हर व्यक्ति के लिए हमारे संविधान में समानता के व्यवहार को समझेंगे कि विद्यालय में सभी व्यक्तियों, सभी बच्चों का प्रवेश होगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये क्या है? ये समानता है, नैतिक समानता है। जैसे एक कुएं से पहले क्या था कि एक कुएं में जिसका कुआं रहता था सवर्ण लोगों का, या उस समाज में जो उच्च वर्ग पर आसीन थे उनके लिए वो कुआं होता था। दूसरे वर्ग के लोग जो निम्न जातीय थे या दलित कहेंगे, सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग थे, उनको अधिकार नहीं था। तो ये नैतिक समानता वहाँ पे नहीं थी। आज वर्तमान में नैतिक समानता हम सभी जगह देख सकते हैं। एक साथ बैठकर खा सकते हैं, एक जगह हम लोग पढ़ सकते हैं, एक कोचिंग में दाखिला ले सकते हैं, एक विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं, एक ही होटल में खा सकते हैं, एक ही प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को अपना सकते हैं। ये हमारी नैतिक समानता है। आइए इसको एक बार देखते हैं। विभिन्न लोगों के समानता के संबंध में अपने अपने मत हैं। महात्मा गांधी के अनुसार व्यक्ति समान इसलिए है क्योंकि वे एक जैसे जन्म लिए हैं। समानता का जो मूल सिद्धांत है वो विशेषाधिकारों का उन्मूलन है। सबको समान अवसरों की उपलब्धि है। समान के साथ समान तथा असमान के साथ असमान व्यवहार, एक रूपीय संविभाजन। उसके बाद कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण। समानता के प्रकार आधारीय समानता, वितरणीय समानता। आधारीय समानता में सभी व्यक्ति अपनी क्षमताओं में एक समान होते हैं तथा सबका एक समान नैतिक महत्व होता है। जैसे मानेंगे कि लोग मौलिक रूप से समान हैं। वांछनीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लोगों को अवसरों की समानता है। वितरणीय समानता में बात करेंगे कि सामाजिक परिस्थितियों हेतु वांछनीय शर्तों की उपलब्धि से है। एक व्यक्ति एक मत, ये बेंथम ने प्रस्तुत किया। समानता के आयाम में हम बात किए औपचारिक या निरपेक्ष समानता। इसके समर्थक हॉब्स, लॉक, बेंथम, मिल थे। मुख्यतः उसमें हम नैतिक, वैधानिक, सामाजिक, राजनीतिक, लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक बात करेंगे। उसके बाद अवसर की समानता, परिणामों या परिस्थितियों की समानता। आइए आगे एक एक करके देखते हैं। हम पढ़े औपचारिक या निरपेक्ष समानता में नैतिक समानता की बात की है। नैतिक समानता में मतलब समाज में सब कोई व्यक्ति समान है, ये नैतिक समानता है। उसके बाद दूसरे प्रकार की समानता औपचारिक या निरपेक्ष समानता के अंतर्गत बात करेंगे वैधानिक समानता। वैधानिक समानता से आशय है कि विधि के समक्ष हम लोग समान हैं, अर्थात विधि का समान संरक्षण प्राप्त है। ठीक, इसके समर्थक लॉक, बेंथम, ऑस्टिन आदि थे। वैधानिक समानता से तात्पर्य कि मतलब विधि के समक्ष समानता से है, अतः विधि के समक्ष सभी व्यक्ति
समान है। इसका मतलब हुआ कि एक अपराध के लिए सभी के लिए समान सजा का प्रावधान है, दंड का प्रावधान है। उसके बाद सामाजिक समानता। सामाजिक समानता समाज में जाति, धर्म तथा लिंग के आधार पर विभेदता की समाप्ति। सामाजिक समानता मतलब समाज में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर विभेद की समाप्ति से है, और समाज में विशेषाधिकारों की समाप्ति तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है। विशेषाधिकार की समाप्ति से आशय ये है कि मतलब किसी को कोई उपाधि न दिया जाना। हमारे संविधान के अनुच्छेद में समानता के अधिकार में यह बात उल्लिखित है, उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, मतलब समाज में किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के पास कोई विशेष अधिकार है, वो मतलब अगर हमारे संविधान में किसी पद को धारण करता है तो उसके सामने विशेषाधिकार है। वैसे सामाजिक समानता की बात करेंगे तो उसमें समाज में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर विभेद की समाप्ति तथा समाज में विशेषाधिकारों की समाप्ति तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, सुरक्षा से है। उसके बाद राजनीतिक समानता, जो बेंथम कहे थे, प्रत्येक व्यक्ति को समान मत देने का अधिकार प्रदान करना है। प्रश्न ये पूछता है कि भारत में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो भारत में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। तो राजनीतिक समानता मतलब प्रत्येक व्यक्ति को समान मत देने का अधिकार है। एक व्यक्ति एक वोट। ठीक, प्रधानमंत्री के रूप में भी अगर कोई व्यक्ति मत देता है तो उसका भी मत एक मत के रूप में गिना जाएगा, और सामान्य नागरिक के रूप में भी अगर कोई व्यक्ति मत देता है, अपने मत का प्रयोग कर देता है, तो उसके मत का जो कीमत है, अधिकार है, वैल्यू है, मूल्य है, वो उनके भी मत की वैल्यू है। आर्थिक समानता मतलब व्यक्तियों को काम का अधिकार मिले और उनके न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये आर्थिक समानता है। आर्थिक समानता तात्पर्य कि मतलब व्यक्तियों को काम का अधिकार मिले, मतलब बेरोजगारों को रोजगार मिले, मजदूरों को कार्य करने के लिए कार्य दिवस मिले, श्रम दिवस मिले, इससे ये तात्पर्य है। और लोगों को अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आर्थिक आवश्यकता। ठीक है, जैसे अभी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पर मंथ 2000 रुपये देती है। वो क्या है? वो न्यूनतम अधिकार है आपको किसके? आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। अब लैंगिक समानता। लैंगिक समानता से आशय ये है कि पितृसत्तात्मक सत्ता का अंत, पितृसत्तात्मक सत्ता का अंत, निजी व सार्वजनिक जीवन में विभेद की समाप्ति। ठीक है, उसके बाद अवसर की समानता। अवसर की समानता से आशय है कि समानों के साथ समान व्यवहार तथा असमान के साथ असमान व्यवहार से है। जो जज होंगे वही प्रमोट होंगे, जिला जज होंगे। ठीक, सामान्य व्यक्ति प्रमोट होंगे, जज नहीं होगा। ये क्या हो गया? मतलब जज के रूप में उनको समान अधिकार मिला है, आगे बढ़ेंगे, प्रमोशन होगा। ठीक है, सामान्य नागरिक को सामान्य नागरिक के अधिकार प्राप्त होंगे, मतलब समान का समान के साथ व्यवहार और असमान का असमान के साथ समान व्यवहार। ये हमारी लैंगिक अवसर की समानता है। इसमें एक डार्किन हुए राजनीतिक चिंतक हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि समान के साथ समान व्यवहार हो, असमान के साथ असमान व्यवहार हो। ये तो बात ठीक है, लेकिन जो लोग विकलांग होंगे, जिन्हें आज दिव्यांग की संज्ञा दी जाती है, शारीरिक रूप से कार्य करने में अक्षम है, उन्हें हम कैसे एक समान मानेंगे? सामान्य व्यक्ति जिनके शरीर के अंग कार्य कर रहे हैं, और विकलांग व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति जो शारीरिक रूप से हाथ काम, मान लीजिए कि पोलियो से ग्रसित है तो हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है, और वो एक दूसरा व्यक्ति जो पैर से दौड़ सकता है, और ये व्यक्ति जो ट्राईसाइकिल के माध्यम से अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने शरीर को कहीं ले आता है। तो इसमें ये इन्होंने कहा, डार्किन ने कहा कि शारीरिक रूप से जो विकलांग लोग हैं उनको सामान्य लोगों से अधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। डार्किन ने क्या कहा कि, और ये कहा कि जो शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं, विकलांग लोग हैं, जिन्हें दिव्यांग लोग कहा जाता है, उन्हें सामान्य लोगों से अधिक सुविधाएं
प्रदान की जानी चाहिए। इसे इन्होंने पेंशन योजना नाम दिया। पूछा जाता है कि पेंशन योजना का संबंध किससे है। पेंशन योजना के जन्मदाता या नाम देने वाले शब्द के रचनाकार कौन है, तो डार्किन ने पेंशन योजना शब्द का नाम दिया। और उनके अनुसार पेंशन योजना से तात्पर्य ये है कि जो शारीरिक रूप से विकलांग लोग हैं, अक्षम लोग हैं, उनको सामान्य लोगों की तुलना में अधिक अधिकार और सुविधाएं मुहैया कराना। इनकी रचना थी टेकिंग राइट सीरियसली, ला इम्पीरियर, और नीचे एक रचना है इनकी सॉवरेन वर्च्यू। देखिए सॉवरेन, सॉवरेन वर्च्यू इन्होंने सन 2000 में लिखी थी। इनकी 3 रचनाएं हैं, रचनाओं के नाम भी पूछा जाता है। डार्किन की 3 रचनाएं, टेकिंग राइट सीरियसली 1977 में, ला इम्पीरियर 1986 में और सॉवरेन वर्च्यू सन 2000 में। उसके बाद भारत में अवसर की समानता। अब अवसर की समानता हम लोग पढ़े, अब भारत में अवसर की समानता से क्या तात्पर्य। भारतीय संविधान में अवसर की समानता को संरक्षणात्मक विभेद या विधि के समान संरक्षण के रूप में सम्मिलित किया गया है या उसको संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसमें यह है कि जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, ठीक, उनको आरक्षण की व्यवस्था देना वैधानिक है। देखिए भारत में अवसर की समानता, भारतीय संविधान में अवसर की समानता को संरक्षणात्मक विभेद या विधि के समान संरक्षण की संज्ञा दी जाती है। इसी के तहत पिछड़े वर्ग के लोगों को सेवाओं में आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 15(4). उसके बाद परिणामों परिस्थितियों की समानता। इसके समर्थक मार्क्सवादी विचारक करते हैं। जो आपका परिणाम या परिस्थितियों की समानता, इसके समर्थक कौन है, मार्क्सवादी है। मार्क्सवादी हैं तो ये है कि हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से समान बना दिया जाए। और इन्होंने परिणामों या परिस्थिति की समानता को वास्तविक समानता का नाम दिया, वास्तविक आर्थिक समानता का नाम दिया। इन्होंने ये कहा कि वास्तविक समानता तभी संभव है जब पूंजीवादी व्यवस्था का अंत कर दिया जाए। पूंजीवादी व्यवस्था का अंत हो जाएगा तो सभी व्यक्तियों को समान स्थिति मिल जाएगी आर्थिक रूप से, तो हमारी जो वास्तविक समानता है वो प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद समानता की नारीवादी संकल्पना दिए। उसमें 3-4 जो मुख्य हैं उनको देखेंगे। बेटी फ्रीडन है, ये कहीं है महिलाओं के संदर्भ में कि मुख्य समस्या नाम न होने की समस्या महिलाओं के सामने विद्यमान है। जैसे समाज में महिलाएं काम करती हैं, घर का पूरा काम देखती हैं, लेकिन घर के विकास में उनका नाम होता है, लेकिन उनका नाम नहीं सामने आता है। तो वही इन्होंने कहा, फ्रीडन जी ने कहा कि महिलाओं के सामने प्रमुख समस्या क्या है, मतलब वो लोग काम करती हैं लेकिन उनके नाम का आगे न आना। अभी आप देखिए कि प्रधान जो होते हैं कई जगहों पे, कई जगह क्या अधिकतर महिला प्रधान है, लेकिन प्रधान के रूप में उनका पति कार्य कर रहा होता है। तो अभी भी समाज में इस आधुनिक युग में भी महिलाओं के नाम का न विद्यमान होना उनके प्रमुख समस्या है। महिलाओं का नाम आने लगेगा तो उनकी समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि समाज में उनको पद मिलने लगेगा, सम्मान मिलने लगेगा। वो अपने पद की गरिमा को समझ पाएंगे, अपने वाक्यों अभिव्यक्ति को लोगों के सामने बताएंगे, अपने विचारों को बताएंगी, उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे, अपनी उनका निदान समझाएंगी, तो उनको एक समाज में पद मिलेगा, नाम मिलेगा। तो अभी भी वर्तमान में आधुनिक समय में बेटी फ्रीडन ने कहा है, ये नारीवादी संकल्पना के समर्थक थे। इन्होंने कहा कि मुख्य समस्या नाम न होने की समस्या महिलाओं के सामने विद्यमान है। ठीक है, जो बेटी फ्रीडन है बार बार पूछता है कि महिला मुक्तिदाता की जन्मदाता के रूप में इन्हें जाना जाता है। महिला मुक्तिदाता की जन्मदाता, महिला मुक्तिदाता की जन्मदाता कौन है, बेटी फ्रीडन है, महिला मुक्तिदाता की जन्मदाता। ठीक, उसके बाद साइमन द बुआ है, इनका जो फेमस कथन है, स्टेटमेंट है, वो महिलाएं पैदा नहीं होती हैं, महिलाएं बनाई जाती हैं। साइमन द बुआ कहती हैं कि महिलाएं पैदा नहीं होती हैं बल्कि बनाई जाती हैं। वहीं वर्जीनिया वुल्फ हैं, कहती हैं कि महिला होने के नाते मेरा कोई देश नहीं है। प्रश्न 2 पूछता है, साइमन द बुआ का स्टेटमेंट है कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं, और वर्जीनिया वुल्फ का कथन है कि मैं महिला हूँ, अर्थात महिला होने के नाते मेरा कोई देश नहीं है। अब आइए इसके आगे हम लोग इसके विरोध को देखते हैं। समानता के विरोधी कौन कौन से हैं।
कौन लोग हैं, उनके विचार क्या है, क्यों विरोध करते हैं। उसके बाद जो प्रमुख किताबें हैं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उनको देखते हैं। अब आगे समानता के विरोधी विचारक कौन कौन थे। अरस्तु इसमें थे, क्रिस्टोफर बेल थे, लॉर्ड एक्टन थे, माइकल यंग थे। ठीक है, अरस्तु ने कहा है कि जो असमानता है वो प्राकृतिक है, समानता प्राकृतिक नहीं है। अरस्तु का कथन है कि असमानता प्राकृतिक है। देखिए इसको समझेंगे कैसे है असमानता प्राकृतिक कैसे है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो कोई बच्चा राजा के घर पैदा होता है, कोई बच्चा गरीब के घर पैदा होता है। ठीक है, तो प्रकृति ने उन्हें जन्म दिया, प्रकृति के आचरणानुसार उनका जन्म हुआ पृथ्वी पर, तो उनमें उनका क्या दोष है। तो मतलब भगवान ने ही, प्रकृति ने ही, नेचर ने ही उनको असमान बना दिया जन्म से। तो इसीलिए अरस्तु कहते हैं कि जो असमानता है वो प्राकृतिक है, तो इसलिए समानता अप्राकृतिक है। तो इसलिए अरस्तु ने समानता का विरोध किया है, विरोध के विचारक है। क्रिस्टोफर बेल क्या कहते हैं कि वर्तमान समाज में भी विषमता है, वर्तमान समाज में विषमता है, लेकिन वो विषमता कैसी है। लेकिन यह विषमता योग्यता, कौशल और उपलब्धि के आधार पर व्याप्त है। जैसे मान लीजिए कि किसी पद को प्राप्त करने के लिए जो शैक्षणिक योग्यता होती है सबके लिए अलग अलग होती है। ठीक है, तो वो भी क्या है, किसी पद विशेष के लिए समान है, विषमता तो है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, सिपाही के एग्ज़ाम देने के लिए 12वीं पास होना ज़रूरी है। ऐसी ही ये विषमता की बात कर रहे हैं। तो इनके अनुसार, क्रिस्टोफर बेल के अनुसार, क्रिस्टोफर बेल क्या कहते हैं कि वर्तमान समाज में भी विषमता व्याप्त है, लेकिन यह जो विषमता है वो योग्यता, कौशल और उपलब्धि के आधार पर व्याप्त है। लॉर्ड एक्टन, एक दूसरे हुए चिंतक लॉर्ड एक्टन, ये कहते हैं समानता की आशा ने स्वतंत्रता को निष्फल बना दिया। ठीक है, समानता की आशा ने स्वतंत्रता को निष्फल बना दिया, ये इनका कथन है। माइकल यंग की जो रचना थी द राइज ऑफ द मेरिटोक्रेसी, द राइज ऑफ द मेरिटोक्रेसी, माइकल यंग की जो रचना थी, इसमें इन्होंने कहा कि योग्यता तंत्र की आलोचना के साथ, इन्होंने योग्यता तंत्र और के साथ ही योग्यता आधारित संकल्पना की भी आलोचना की। पूछा जाता है कि योग्यता तंत्र तथा योग्यता आधारित संकल्पना की आलोचना किसने की, माइकल यंग ने की। इनकी कौन सी रचना है, द राइज ऑफ द मेरिटोक्रेसी, 1958 में प्रकाशित हुई। कई बार किताबों के प्रकाशन क्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित करने के लिए आता है। तो जितनी किताबें लिखी जाती हैं उनमें उसके सामने उसका डेट ऑफ पब्लिशिंग डेट उस पर अंकित होता है। देखिए, तो माइकल यंग की रचना द राइज ऑफ द मेरिटोक्रेसी, इसमें इन्होंने योग्यता तंत्र तथा योग्यता आधारित संकल्पना की भी आलोचना की है। इस किताब का जो विमोचन हुआ, पब्लिश हुआ, 1958 में हुआ। उसके बाद एक इटली के मारियोसा डल्ला कोस्टा जो थी, इन्होंने कहा कि महिलाओं को घरेलू कार्यों के लिए वेतन प्रदान करना चाहिए। ये बार बार कथन पूछा रहता है अक्सर परीक्षाओं में कि महिलाओं को उनके घरेलू कार्यों के लिए वेतन प्रदान किया जाना चाहिए, वेतन देना चाहिए। ये किसका कथन है, ये डल्ला कोस्टा, मारियोसा डल्ला कोस्टा इटली की राजनीतिक चिंतक थी, नारीवादी विचारक थी। ठीक, उसके बाद प्रमुख रचनाएं वो उनके रचनाकार हैं कोहेन की पुस्तक है। ये जो डेट लिखा गया है, ये किताब कब पब्लिश हुई वो है। ठीक है, ये बार बार पूछता है। कोहेन, रिस्किंग जस्टिस एंड इक्वालिटी, इनका कथन है, इसी बुक में इन्होंने ये कहा था कि व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। किसका कथन है, कोहेन का कथन है कि व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। ओकिन की किताब थी जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली, जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली, ओकिन की पुस्तक है, 1991 में लिखी गई। साइमन द बुआ की 3 किताबें जो बार बार 2 किताबें जो बार बार पूछी जाती है। द सेकेंड सेक्स 1949 में पब्लिश हुई और द पर्सनल इज पॉलिटिकल 1970 में हुई। बार बार पूछा जाता है, द पर्सनल इज पॉलिटिकल 1970 में, द सेकेंड सेक्स 1994 में, 49 में। इनका ही कथन था कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। वर्जीनिया वुल्फ्स, अ रूम ऑफ वंस ओन, अभी इनका कथन क्या था, इनका कथन ये था कि चूंकि मैं महिला हूँ इसलिए हमारा कोई देश नहीं है। वर्जीनिया वुल्फ, इनकी रचना कौन सी है, अ रूम ऑफ वंस ओन, 1929 में पब्लिश हुई। कैरोल गिल्गिन, इन अ डिफरेंट वॉइस, 1982 में।
एलिस्टीन की रचना पब्लिक मैन प्राइवेट वुमेन 1993 में, और केट मिलेट की रचना द सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1969 में पब्लिश हुई। आज हम समानता वाले चैप्टर में चीज़ों का गहनता से अध्ययन किए। उम्मीद है कि आप लोगों को यह कक्षा अच्छी लगी होगी। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। आप हमसे ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सबके लिए आप हमें सर्च करें @11classes। आप अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं और आप हमसे रूबरू हो सकेंगे, मिल सकेंगे, आप अपने प्रश्नों के जवाब यथाशीघ्र पा सकेंगे। इसके लिए कृपया करके आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और फेसबुक पेज, यूट्यूब पर जल्दी जुड़े। आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उज्ज्वल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।